हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना मोल कंसेप्ट का छठा क्लास है। तो आज अपन मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने मोल कंसेप्ट में मात्रा वो सांद्रता इकाइयां देखी थी। अब तक अपन ने मोल कंसेप्ट में सांद्रता इकाइयों के बारे में जाना था, जिनमें से अपन ने भार आयतन मात्रक वाली सांद्रता इकाइयां देख ली थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी समझ में आई होगी, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। और अगर रह भी जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उनकी तरफ जो सांद्रता इकाइयां भार भार से संबंधित है, उनकी तरफ चलते हैं। उन कंसंट्रेशन टर्म को आज अपन बहुत बारीकी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपन आज जानते हैं भार भार मात्रक, वेट वेट यूनिट्स, इनके बारे में देखते हैं ये क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, वो सारी प्रैक्टिस अपन आज करने वाले हैं। तो भार भार मात्रक वेट वेट यूनिट्स में अपन 4 यूनिट्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे भार प्रतिशतता, एक पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब प्रति 10 लाख। इसका मतलब होता है प्रति 10 लाख, पार्ट्स पर मिलियन। और मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोल विन मोल फ्रैक्शन होती है। इनके बारे में एक एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से अपन जानने की कोशिश करेंगे। इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन भी लेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में कहा था, आपको निरंतर इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं उस पर निरंतर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। चाहे वो क्वेश्चन नीट का हो, आईआईटी का हो, किसी का भी हो, या आपके बोर्ड एग्जाम्स का हो, आप इन पे क्वेश्चन करते हैं। बुक्स का हो, कोई सी भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, उनसे आप क्वेश्चन करते रहें। जितने आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका निखार होता चला जाएगा इस चैप्टर में। तो आप इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट में सिखा देता हूं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है भार प्रतिशतता। ये कैसे निकालते हैं? अब तक अपन ने जितने टॉपिक पढ़े थे उन्हीं की जैसा ये टॉपिक है? बस इसमें क्या है, भार भार मात्रकों में और भार आयतन मात्रक में फर्क क्या है? इसमें विलय विलायक दोनों किसमें होते हैं? द्रव्यमान में होते हैं। सिंपल सा फर्क है, वो मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में। ठीक है, अब अपन पहला टॉपिक आज का अपना देखते हैं, भार प्रतिशतता। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना ना भूले। भार प्रतिशतता 100 ग्राम, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्रामों में, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्रामों में मात्रा। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख देनी है इसकी। क्या है? 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाएगी? भार प्रतिशतता। क्या कहलाती है भैया? भार प्रतिशतता। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, आप अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो मैं आपको बहुत ही तरीके से चीजें सिखा रहा हूं और बहुत ही शॉर्ट में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप नोटबुक लेके बैठते हो तो आपके पास इस पूरे चैप्टर के अब तक जितनी मैंने 4-5 क्लासें ली है उस पे आपको मैक्सिमम 6 या 7 पेज में आपका पूरा मोल कंसेप्ट का नोट्स अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको करवाया। बेसिक चीज जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे आपको दिए हैं, आपको प्रैक्टिस केवल क्वेश्चंस की करनी है इसमें, है ना? तो क्या है भार प्रतिशतता की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या हो जाती है? 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाती है। तो फॉर्मूला आप बना ही सकते हो। क्या हो जाएगा इसका? विलयन की भार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलय का ग्रामों में भार बटा विलयन का ग्रामों में भार। सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलय का ग्रामों में भार, विलय का ग्रामों में भार बटा विलयन का ग्राम में भार, विलयन का ग्राम में भार। प्रतिशतता के बारे में बात कर रहा है। देखो प्रतिशतता के बारे में 100 ग्राम की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? भार प्रतिशतता का। किसका हो गया भैया? भार प्रतिशतता। अब इस फॉर्मूले में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। इसमें थोड़ा सा अपन इसको और
फॉर्मूले को थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से कि मैंने WA ले लिया यहां पर बराबर ग्राम विले, क्या ले लिया, ग्राम विले, और यहां पर WB ले लिया मैंने, क्या है, ये हो गया ग्राम विलायक, क्या हो गया, ग्राम विलायक। ठीक है, इस तरह से ये अपन ने दो चीजें ले ली, मतलब कोई चेंज नहीं किया, वो वैसा ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अपन क्वेश्चन करने के लिए इसको थोड़ा सा एडवांस बनाना चाह रहे। वो कैसे बनेगा, तब ऐसा करने के बाद अपने पास भार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, यही बनेगा, बस इसको थोड़ा सा अपन इंडिकेटर के तौर पर ऐसे दर्शा रहे हैं। देखो क्या बन जाएगा, WA विले का ग्राम में भार, यही है, WA लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ग्राम विलायक, मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, विलियन का ग्राम में भार, और आपको पता है विलियन क्या होता है, ग्राम विले प्लस विलायक का मिश्रण। तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, WA क्या हो जाएगा, ग्राम विले, विले का, प्लस WB क्या हो जाएगा, विलायक, विले प्लस विलायक क्या हो गया, विलियन हो गया। फॉर्मूला सिंपल सा ये वैसा है, इंटू 100 इंटू 100। ये आपके क्वेश्चन करने के दौरान काम में आने वाला फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसा का वैसा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पे इसको ऐसा कैसा उतार देना है और इस पे क्वेश्चन लेकर देखते हैं वो आपसे होता है या नहीं होता है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। इसको ऐसा कैसा आप उतार देना ना, क्वेश्चन लिखिए इसमें 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर शक्कर का भार प्रतिशत बताइए। 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर शक्कर का भार प्रतिशत बताइए। देखिए मैं इधर मिटा देता हूं, क्या है भाई, शक्कर कितनी है, शक्कर क्या है, विले है, विले कितनी है शक्कर, 10 ग्राम शक्कर, 10 ग्राम शक्कर, 10 ग्राम शक्कर को किसमें जुगा, विलायक क्या है यहां अपने पास, विलायक क्या है, जल, कितना है 90 ग्राम जल। तो विलियन का क्या हो गया, विलियन का भार प्रतिशत अपने को बताना है, तो भार प्रतिशत तो निकालो सीधा सीधा सिंपल तरीके से, फॉर्मूले में मान रख दो, क्या है 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में मिलाते हैं तो भार प्रतिशतता क्या होगी। आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, फॉर्मूले में मान रख दो, WA विले क्या है 10 ग्राम, ठीक है, फिर विले प्लस विलायक कितना हो गया 10 प्लस 90 इंटू 100। अब आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सी चीज है, कितना परसेंट आ जाएगा आंसर, यहां पर ये 100 हो जाएंगे, 10 250 और कितना हो गया 10%, सिंपल सा आंसर आता है अपने पास, कितना आ जाएगा 10% आंसर। तो ये क्या है, इसकी भार प्रतिशत, शक्कर की भार प्रतिशतता कितनी आ गई यहां पर 10%, मात्र 10% विलियन में ये घुला हुआ है, 100 से 100 ये कट गए और 10% आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है नहीं, बस आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं। भार प्रतिशतता इतनी सी बात बताता है, बात को खत्म करते हैं, बात अब दूसरी स्टार्ट करते हैं पीपीएम वाली। देखो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम का जब लागू होता है, पीपीएम जब अपने पास सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ही पतला तनु, जिसको अपन बोलते हैं बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, पतला सॉल्यूशन हो, तनु सॉल्यूशन हो, तब जाके अपन किसी भी अपन पार्ट्स पर मिलियन में क्या लेते हैं, सांद्रता को किसमें लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, प्रति 10 लाख में। कब लेते हैं, जब अपने पास जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल भी पतला हो, बिल्कुल पतला डाइल्यूट हो, तब जाके हम पार्ट्स पर मिलियन में क्या लेते हैं, सांद्रता। तो अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाती है यहाँ पर, पार्ट्स पर मिलियन। आपको ये पता चले गया कि पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, जब विलियन बहुत अधिक पतला हो तब अपन किसी भी सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में लेते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दो, यदि विलियन अत्यंत तनु हो, यदि विलियन अत्यंत तनु हो तो विलियन की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन यानी प्रति 10 लाख में व्यक्त करते हैं।
लिख देना है इसको। यदि यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो विलयन की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन इन प्रति 10 लाख में व्यक्त करते हैं, प्रति 10 लाख में व्यक्त करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है अपने पास, किसकी है ये? पार्ट्स पर मिलियन की। अर्थात इसके डेफिनेशन से हम क्या समझे कि यहां पर विलय के भार भागों की संख्या वह संख्या है जो विलयन के 1 मिलियन भार भागों में खुली हुई है। क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन? क्या कहना चाह रही है अपने को? ये डेफिनेशन ये बताना चाह रही है अपने को कि जो विलय है वो अब तक विलय किसमें? 1 लीटर जल में ऐसे घुला हुआ था, 100 ग्राम में, 1 लीटर में। यहां पर ये बात कर रहा है मिलियंस की। किसकी बात कर रहा है? मिलियंस की। जो विलय है, विलय की मात्रा वो प्रति 10 लाख में घुली हुई है। क्या घुली हुई है? प्रति 10 लाख में। बस इतना सा ही फर्क की बात कर रहा है ये। तो इसमें आपके पास इसमें एक और छोटी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा के अगर लिखना चाहे अपन तो इसमें आगे लिख सकते हैं। अर्थात अपन क्या समझ सकते हैं इस परिभाषा के अनुसार? अपन एक क्या परिभाषा और बना सकते हैं इसमें कि विलयन के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10⁶ भार भागों में उपस्थित हो। तो क्या परिभाषा बना सकते हैं अपन? विलय के भार भागों की वह संख्या, सिंपल सी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10⁶ लिख सकते हैं इसको, 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है इसकी। विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10⁶ भार भागों में उपस्थित हो। तो यहां पर पीपीएम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यही बन जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीपीएम का? पीपीएम का फॉर्मूला विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। और अब तक अपन क्या कर रहे थे उसमें? 62% में 100 से इंटू कर रहे थे। इधर में कितने में मिला हुआ है ये विलय? 10⁶ अर्थात 1 मिलियन में या प्रति 10 लाख में। तो इंटू 10⁶ कर देना है इधर। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास किसका तैयार हो गया? पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन का। अब इस पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूले पे भी अपन एक क्वेश्चन लेकर देख। एक बात और बताना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे आ जाएगा कि मान लीजिए 10⁹ भार भागों में उपस्थित है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन की जगह पार्ट्स पर बिलियन आ जाएगा, क्योंकि मिलियन में 10⁶ होते हैं, बिलियन में कितना होता है? 10⁹ तो उस तरह से अगर क्वेश्चन घुमा दे तो दिक्कत नहीं है। वो क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर बिलियन, प्रति 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन लेकर देखते हैं अपन। वो आप क्वेश्चन लिखिए। यदि 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरीन, यदि 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरीन गैस 1 किलोग्राम जलीय विलयन में घुली है, 1 किलोग्राम जलीय विलयन में घुली है, तो क्लोरीन का पीपीएम क्या होगा? क्या पूछा इसने? यदि, इसको आप ऐसा कैसा उतार लेना, यदि 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरीन, कितना? 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम क्या है? क्लोरीन 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरीन गैस 1 किलोग्राम जलीय विलयन में घुली हुई है, तो क्लोरीन का पीपीएम क्या होगा? यही है, यही पूछ रहा है इसे।
इसको यहां से मिटा देता हूं मैं। तो यहां पर अपने को क्या निकालना है, क्लोरीन का पीपीएम। तो सीधा सिंपल फॉर्मूले में मान रखो आप क्लोरीन का पीपीएम निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहां पर, वही विलेय का भार कितना है 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब देखो यहां पर बटे में क्या लिखने थे अपने को, विलयन का द्रव्यमान किसमें घुला हुआ है, विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहां पर 1 किलोग्राम क्या है जल। तो यहां पर जल 1 किलोग्राम की जगह पर 1000 लिख सकते हैं, सीधा 1000 लिख सकते हैं, और इंटू 10⁻⁻6। इसको काटेंगे तो अपने पास कितना पीपीएम में आंसर आएगा, अपने पास आंसर आता है देखो ये घात भी कैंसिल हो जाएगी, यहां पर ये कंप्लीट सब कुछ कट जाएगा। तो अपने पास पीपीएम में वैल्यू क्लोरीन गैस की कितनी आ जाएगी 1.0%। पीपीएम में मान कितना आ जाएगा इसका, पीपीएम में 1.0 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी पीपीएम में, ठीक है। तो पीपीएम में कितना मान आ जाएगा 1.0 क्लोरीन गैस घुली हुई है। यहां पर कितनी क्लोरीन गैस है 1.0। इस तरह से आपको आंसर निकाल देना है इनके। तो सिंपल सा प्रश्न है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब अपनी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आने जा रही है, उसका नाम है मोलेलिटी, मोललता। तो ठीक है, उसको अपन देखते हैं। वो थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोललता। इसकी तुलना अपन मोलरता से भी करके देखेंगे और मोललता की क्या खास बात है वो भी अपन जानेंगे। तो आइए अपन नेक्स्ट अपनी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं, मोललता। सबसे पहले तो मोललता के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पर 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को अपन को विलयन की मोललता कहते हैं। यहां पर देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रही है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। डेफिनेशन को सुनिए ध्यान से, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब यहां पर आपने गौर किया हो तो एक शब्द आता है यहां पर विलायक में, इसमें विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या, मतलब पूरी कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी पढ़ेंगे अपन और अब तक जितनी पढ़ चुकी उन सब में केवल मोललता ही एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें विलायक शब्द का यूज होता है, बाकी किसी में भी विलायक शब्द का यूज नहीं होता। इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले मोललता की बात जो कर लेते हैं अपन। मोललता इसको किससे दर्शाते हैं अपन, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या। तो लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन, 1000 ग्राम या 1 किलो विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं या मोलेलिटी कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, इस पे क्वेश्चन भी लेकर देखेंगे अपन। अब एक तो मोलरता, एक मोललता। मोलरता में भी अपन क्या है, मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, मगर वहां पर क्या था, विलायक का यूज नहीं था, है ना। और यहां पर क्या है, विलायक शब्द का यूज हुआ है। तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोललता में मोलों की संख्या निकालनी है अपने को। तो मोललता में मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, या इसका मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। वहां पे अपन विलयन ले रहे थे, है ना। तो इसमें क्या लेना है, विलायक का भार। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोललता का अपने पास फॉर्मूला हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या। क्वेश्चन लेकर देखेंगे इस पे, तब जाके अपन मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का
भार। ठीक है, यहां तक अपन आ गए। विलायक का भार, और विलायक का भार कितना ले रखा अपन ने, 1000 ग्राम, तो इंटू 1000, इंटू 1000, इतना सा अपने को कर देना है। तो ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला किसका हो गया, मोललता का। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा अपन और एडवांस बनाते हैं। अगर मैं यहां पर ग्राम विलायक और ग्राम विलेय को थोड़ा सा भी, जैसे अपन ने उसमें देखा था क्या नाम से, भार प्रतिशत है, उस तरह से थोड़ा सा फॉर्मूले को थोड़ा सा एडवांस बना के देखते हैं। अगर इसको आप ऐसा कैसा उतार लेना, अगर WB ग्राम विलायक में WA ग्राम विलेय घुला है तो विलयन की मोललता। तो इसको भी आप लिख के देखिए, यदि ऊपर लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, चलो, यदि WB ग्राम विलायक में WA ग्राम विलेय घुला है तो विलयन की मोललता। अब देखो, इससे आप खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो, आसानी से, क्योंकि अपन ने जैसे पहले ऐसा अपन ने फॉर्मूला बना के देख लिया। बस फर्क सिर्फ क्या करना है अपने पास, यहां पर जब भी अपन मोलों की संख्या निकालें तो वहां पर अपने को अणुभार का पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, अणुभार का। तो अपन सबसे पहले जब मोलरता के बारे में पढ़े थे, तो वहां पर अपन ने मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला पता किया था, दिया गया भार बटे अणुभार। भाई विलेय का भार बटे अणुभार, यही फॉर्मूला था। तो यहां पर भी मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला इस बेस पे अगर अपन बनाना चाहे तो क्या बनेगा, यहां पर विलायक का भार WB है, विलेय क्या है, WA क्या है, विलेय का भार हो गया। ठीक है, तो वही फॉर्मूला को अपन इस टाइप में चेंज करके देखना है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर, चूंकि मोल संख्या, मेरे पास जगह नहीं है भाई, आप नीचे ही लिखना है इसको, चूंकि मोल संख्या निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले WA क्या लिया है अपन ने, ग्राम विलेय, मतलब विलेय का भार, और MA इसको मान लेते हैं MA, मतलब उसका मोलर मास, मतलब अणुभार, किसी का जो विलेय आपको दिया है उसका अणुभार। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल संख्या निकाल सकते हैं। भाई वही तो बात हो गई, इसमें दिया गया भार बटे अणुभार, इसी की बात करें, इसको अपन ने MA के रूप में दर्शा दिया। तो यहां पर मोललता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, है सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या WA आ जाएगी, विलायक का भार WB आ जाएगा, साथ में क्या है, अणुभार भी लेते हैं क्योंकि मोल संख्या भी तो पता करनी है, तो MA भी साथ में जुड़ जाएगा, और 1000 वैसा का वैसा आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला बन जाता है अपने पास मोललता का, ये बन जाता है m WA बटे MA इंटू WB और 1000। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, मोललता का फॉर्मूला आ गया। कंप्लीट मोललता का फॉर्मूला अपने पास ये आ जाता है। तो इस तरह से अपनी मोललता का कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट होता है। और यहां पर अगर आप भूल जाओ तो लिख लो इसमें कि यहां लिख लो कहीं भी नीचे, यहां MA विलेय का अणुभार है, विलेय का क्या है, अणुभार, बस इतना सब आपको लिख लेना है। MA यहां पर क्या है, विलेय का अणुभार है। तो इसको आप ऐसा कैसे होता है, देखो इसमें आप थ्योरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें थ्योरी की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। इसको ऐसा कैसे उतार लो, मेरी तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, आप सुंदर राइटिंग में उतार सकते हो इसको ना। अब इस पे अपन क्वेश्चन लेकर देखते हैं, क्वेश्चन कीजिए, इस पर क्वेश्चन लिखिए, 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला है। क्या क्वेश्चन है, 5 इसको मिटा देता हूं, 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला है, तो विलयन की मोललता बताइए। तो विलयन की मोललता बताइए। अब देखो भाई इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, 5.85 ग्राम, क्या है क्वेश्चन, 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, किसमें घुला है ये,
जल में कितना है 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या है जल, मतलब ये तो हो गया क्या विलेय, और ये हो गया क्या विलायक। ठीक है, दोनों आ गए अपने पास। अब अपने को मोललता की दूसरी चीज क्या पता करनी है, अणुभार पता करना है। अब अणुभार सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या होगा, तो अपन पहले भी निकाल चुके इसके बारे में। सोडियम का भार कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये होता है। तो 5, 8 और 5, 58.5 क्या होता है इसका अणुभार अपने को प्राप्त हो गया। अब वही सिंपल से फॉर्मूले में आपको मान रख देना है, क्या फॉर्मूला का MWA इंटू WB इंटू 1000, यही करना था। तो WA का वैल्यू कितना है 5.85, उसके बाद WMA का मान कितना है 58.5 इंटू भार कितना है 500 ग्राम इंटू 1000। सिंपल सा तरीका है, आराम से हो रहा है। कितना वैल्यू, इसको सबको काटेंगे पिटेंगे तो अपने पास इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। कितना आ जाएगा 1/5, 1/5, 0. इसमें भाग लगाएंगे तो कितना होगा 0.2 मोल, मोललता। इस तरह से ये आंसर अपने पास क्या आ जाएगा कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से मोललता के सारे क्वेश्चन हल करेंगे अपन, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन। देखो अपने को क्या दिक्कत है इसमें, आराम से वही क्वेश्चन में फॉर्मूले में मान रखा और आराम से अपने पास आंसर आ गया। बस यहाँ पर अपने को क्या पता करनी है, इसकी अणुभार पता करना था, बस एक्स्ट्रा चीज और कुछ ही नहीं करनी थी, केवल अणुभार पता करना था, वो अपन ने कर लिया है आसानी से। बाकी कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सीधा कट रहा है सब कुछ, 1/5 आ रहा है, 0.2 मोललता यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रही है। इसी सिंपल तरीके से आपको इनको सीखना है और इसी सिंपल तरीके से इनके क्वेश्चन होंगे, है ना। जितना इजी, आपको थ्योरी कुछ नहीं पढ़नी, जितना इजी तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझोगे उतना ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन पे अटैक कर पाओगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन परेशान करता है आपको तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं। वो कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इसको उतार लेना क्वेश्चन को, आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें अपन ये देखते हैं कि किसी भी विलियन में चाहे कितने भी अपन उसमें कितने भी विलय मिले हुए हो, वे कितने भी अवयव मिले हुए हो, उनकी उपस्थिति या उनकी मात्रा अपने को इसमें पता करनी होती है, उनके मोलों की संख्या पता करनी होती है। ठीक है, वो अलग अलग अपन पता कर सकते हैं। इसमें सभी का अलग अलग भाग निकालना होता है, किसमें मोल फ्रैक्शन में। तो इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें आप लिखिए मोल फ्रैक्शन में, या मोल प्रभाज भी बोलते हैं इसको, मोल भिन्न भी बोलते हैं, कि इसमें लिखिए विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या, अर्थात ग्राम अणुओं, ब्रैकेट में लिख देना, ग्राम अणुओं तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। इसे कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या, ब्रैकेट में लिखना ग्राम अणुओं तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। इसे कैपिटल एक्स से व्यक्त करना है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इस डेफिनेशन पे ध्यान ना देते हुए, ठीक है, अपने को सीधा इस पे कॉन्सेप्ट पे अटैक करना है। डेफिनेशन में इनमें आपको, क्योंकि इनमें डेफिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, इसमें सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोल भिन्न ज्ञात करवाएगा वो आपसे, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ होनी चाहिए, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। अपनी इसमें सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनाए अपन, अपनी सिंपल सी डेफिनेशन इसमें बनाएंगे, माना किसी विलयन में ए व बी दो अवयव है। ठीक है, माना किसी विलयन में ए व बी दो अवयव है, उपस्थित है दोनों, जिनके मोलों की संख्या Na व Nb है। क्या है, जिनके मोलों की संख्या Na व Nb है। इसको लिखो आप, इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन में आप लिखना, माना
इससे आप आसानी समझ जाओ, किसी विलियन में दो अवयव ए व बी है, जिसकी मोलों की संख्या क्या हो गई, Na व Nb हो जाती, जिसकी मोलों की संख्या क्या हो गई, Na व Nb, तथा A व B की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तथा A व B जो अवयव घुले हुए विलियन में की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, XA व XB हो जाएगी, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, मोल भिन्न, इससे व्यक्त करते हैं इसको कैपिटल एक्स, बस इतना सही इसका डेफिनेशन है। तो अगर मेरे को अवयव एक ही मोल भिन्न निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, विलियन अवयव एक ही मोल भिन्न निकालने का, वही बात कर लेते अपन, एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स ए। अब बताइए क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका विलियन की, अब तक अपन ने ए से 2-3 फॉर्मूले बना चुके, तो क्या हो जाएगा, विलय बटे विलायक, यही होगा, विलय बटे विलियन, यही तो होगा। तो यहां पर Na की वैल्यू लिखते हैं, Na के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, इसमें क्या लिखना है, Na के मोल क्या हो गए, यहां पर मोलों की संख्या, Na के मोलों की संख्या, तो और कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। उसी तरह से XB के मोल फ्रैक्शन निकालना है अवयव B के, तो क्या हो जाएगा, Nb बटे Na प्लस Nb, यही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आराम से कर सकते हैं अपन, और अगर चाहें तो अपन आगे इनको और भी इस फॉर्मूले को थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप इनको इन फॉर्मूलों को देखकर ज्यादा वो मत होना, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से अपन इनको क्वेश्चन में यूज करेंगे इनका, ठीक है। अब मैं इनको दोनों को जोड़ूं अगर XA प्लस XB को, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहां पर Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb Na प्लस Nb, ठीक है, ये फॉर्मूला। और इन दोनों का जो योगफल आता है, वो कितना आता है, हमेशा 1 आता है, कितना आता है, 1। देखो मोल फ्रैक्शन कितनी कम मात्रा में निकलती, मतलब इनका एक योग चाहे कितने भी अवयव A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z, कितने भी अवयव हो, उन सबकी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उनका योग 1 आता है, कितना आएगा, 1 आएगा। अभी अपन ने 2 ही लेकर देखें, A और B कितने भी हो सबका योग क्या आएगा, 1 ही आएगा, उसी तरह से, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए एक लाइन कि विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है, ये लाइन लिख दीजिए आप, विलियन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है। बस बात खत्म होती है यहां पर मोल भिन्न की। अगर विलियन में मान लीजिए कोई संख्या x अवयव हो, मतलब s अवयव हो, तो मोल भिन्न क्या हो जाएगी, ns बटा n1 n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डैश करके ns तक ले जाओ, कितनी भी आ जाए, जितना भी फॉर्मूला में उसको बढ़ाते रहना, कितनी भी मोल भिन्न आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन पता कर सकते हैं। तो ये हुआ मोल भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अपन ने अब तक जितनी भी चीजें सीखी उन पे क्वेश्चन किया है, तो इसको बिना क्वेश्चन कैसे छोड़ देंगे, तो इसका भी अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, इसमें आप इसको पहले से उतार लीजिए, इतना सही है मैटर इसका, इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। आओ इसमें पहले क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, एक विलियन में 54 ग्राम जल, एक विलियन में 54 ग्राम जल तथा 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल घुला हुआ है। एक विलियन में 54 ग्राम जल, क्या है भाई, एक विलियन है जिसमें क्या है, 54 ग्राम क्या है, जल,
मतलब H2O। 1 विलियन में क्या घुला हुआ है? 54 ग्राम जल घुला हुआ है, और मतलब एक अवयव हो गया जल, दूसरा अवयव क्या है? मेथिल एल्कोहल। तो 1 विलियन में 54 ग्राम जल व 64 ग्राम कितना है? 64 ग्राम क्या घुला हुआ है? मेथिल एल्कोहल, मतलब CH3OH क्या घुला हुआ है? मेथिल एल्कोहल घुला हुआ है। तो विलियन में प्रत्येक अवयव की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? तो विलियन में प्रत्येक अवयव की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन? आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, मोल, अपने को मोल भिन्न ज्ञात करनी है। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? मोलों की संख्या। उसका अपने को सीधा सिंपल का फॉर्मूला पता था अपने को, दिया गया भार बटे अणुभार, यही था फॉर्मूला। यूज करो उसका, फॉर्मूला का यूज करो। क्या फॉर्मूला था? दिया गया भार कितना है यहाँ पर? 54 ग्राम। जल का अणुभार कितना आता है? कितना आता है जल का अणुभार? हाइड्रोजन 2 1 1, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया? 18। तो जल का अणुभार कितना आता है? 18। तो इसमें पहले तो आप निकालो जल के मोलों की संख्या। क्या निकालनी पड़ेगी? जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई भैया? कितना है भार? 54 ग्राम बटे 18 इसका अणुभार आता है। कितना आ गया? 3। 18 54, 3 बार आ गया। अब निकालो आप मेथिल एल्कोहल CH3OH के मोलों की संख्या कितनी होगी? कितना भार है इसका? 64 ग्राम। और अणुभार इसका भी निकालो भाई। कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 भार इसका हो गया। ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन आ गया, इधर 4 कर लो सीधे। कितना हो गया भार इसका? 16 4 20, 20 और 32, तो इसका भार कितना आ गया? 32। इसके मोलों की संख्या कितनी हो गई? 2 आ गया। अब इसके मोल आ गए अपने पास 2, मेथिल एल्कोहल के मोल कितने आएंगे? 2, और जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 3। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का योग 1 होना चाहिए। अभी आता है देखो उस पे बेटा। तो सबसे पहले अपन जल के मोल फ्रैक्शन निकालो। जल की मोल भिन्न, जल की मोल भिन्न क्या हो जाएगी? जल की मोल भिन्न देखो, देखो जल की मोल भिन्न निकालो। वही फॉर्मूले में मान क्या था? फॉर्मूला Na प्लस Nb, यही था। Na क्या है? Na क्या है यहां पर? जल के मोल। तो ठीक है, लिख दो इसमें जल के मोल कितने हैं? 3, और Na प्लस Nb कुल मोल कितने होंगे? 3 2 प्लस 5, कितने हो गए? तो 5 लिख दो यहाँ पर। तो वही फॉर्मूला काटापेटी कर दो, इसमें क्या हो गया? 0.5 छंगा 30, 0.6 मोल इसके आ गई है जल के। उसी तरह से किसकी निकालनी है अपने को? मेथिल एल्कोहल CH3OH की मोल भिन्न। इसका भी वही फॉर्मूले मान रखो, कितना है इसका CH3 का? 2, और कुल मोल कितना गए? 5, तो 5 चौक 20, 0.4 इसके मोल आ गए 0.4। अब देखो इन दोनों को जोड़े अपन, तो 0.6 प्लस 0.4 कितना आएगा? वैल्यू 1 आता है। बस यही मोल फ्रैक्शन है, यही मोल फ्रैक्शन है। अब ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली है, इसलिए इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस के साथ कूदो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिए इनकी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इनके क्वेश्चंस आपको हल होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये चैप्टर आप आसानी से सीख सकते हो, इसमें कोई लफड़ा नहीं, आराम से आप इसको सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी मोल भिन्न कंप्लीट होती है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और रह जाती है, वो भी अपन आज ही सीखने की कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसा कैसे उतार लेना, ठीक है, और देखो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, उतार लिया कीजिए आप, है ना। उसमें क्या है, मेरे को इतना टाइम नहीं दे सकता खड़ा होकर, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपको सीखना भी बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब अपन एक और चीज नई वाली इसमें देखते हैं, सीमांत अभिकारक। आपकी केमिस्ट्री में 11th में एक चीज पाई जाती है, सीमांत अभिकारक। उसमें भी आपको ज्यादा कूदना नहीं है, उसको भी मामला समझो क्या कहता है ये सीमांत अभिकारक। सीमांत अभिकारक, बाकी अपन ने सब कुछ देख लिया है, ये एक लास्ट टॉपिक ही मान सकते हैं इसको। ठीक है, और इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक में छोड़ा है मैंने, वो आपके लिए। अगर आपने अब तक की जितनी क्लासें ध्यान से पढ़ी है, देखी है, और आप रेगुलर किताब को खोलते हो,
तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि वो कौन सा छोटा सा टॉपिक है जो मैंने छोड़ा है, और वो आपके लिए है। वो आप मुझसे डिस्कस करने के लिए मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट में, और बताइए कि वो कौन सी, आपके दिमाग कितना खुला हुआ है, आप बताइए कि वो कौन सा टॉपिक है जो मैंने इसमें इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज छोड़ी है, वो आपके लिए छोड़ी है। आप उसमें मेरे को बताओगे कि वो कौन सी है। वो इसलिए कि आप क्लास में उपस्थित हो या नहीं, आप बुक में उपस्थित होते हो या नहीं, आप पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, तो आपको पता करना है वो कौन सा टॉपिक है। जो पता कर लेगा वही महाराणा प्रताप। सीमांत अभिकारक क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकारक क्या होता है भाई? ये देखो, इसको समझो आप। इसमें कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं। अभिक्रिया होती है, सामान्य सी बात है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है। अब रिएक्शंस में आपको यह देखना होता है कि वहां पर अभिकारक होते हैं। कभी भी कोई भी अभिक्रिया होती है तो किनके बीच में होती है? अभिकारकों के बीच में। अभिकारक एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं, क्रिया करते हैं, जिनसे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट बनता है तो उनमें से एक अभिकारक ऐसा होता है या कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो लिमिटिंग होते हैं, यानी सीमांत होते हैं। मतलब उनसे सीमांत से क्या तात्पर्य है? सीमांत से तात्पर्य यह है कि ऐसा अभिकारक सीमांत अभिकारक कहलाता है जिसकी अभिक्रिया में मात्रा कम होती है। मतलब जो अभिक्रिया में लिमिट में होता है और उसके समाप्त होने पर अभिक्रिया बंद हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। ऐसा अभिकारक लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकारक कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या रिएक्शन बना सकते हैं अपन? ऐसा अभिकारक जो किसी भी अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित हो और जिसके समाप्त होने पर अभिक्रिया बंद हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं चाहे तो। ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित हो, अर्थात जिसके समाप्त हो जाने पर उत्पाद का बनना बंद हो जाता है। ऐसा अभिकारक सीमांत अभिकारक कहलाता है। ये डेफिनेशन अपने पास हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप लिख भी सकते हो ऐसा कैसा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए मेथेन की मैं अभिक्रिया करवाता हूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन को मैं जलाकर देखता हूं। ठीक है, अपने पास मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसको मैंने किसकी उपस्थिति में जलाया? मेथेन की उपस्थिति में मैं यहाँ पर इसको जला रहा हूं। तो जब भी मेथेन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन को जलाते हैं तो यहाँ पर अपने को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 2O2 ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बन रहा है अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इसको भी 2H2 बन जाएंगे, फिर अभिक्रिया बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये अपने को सबको पता है कि मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया में मैं पता करना चाहूं कि इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो अपन पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्या कहती है वीरका? ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित हो, अर्थात जिसके समाप्त हो जाने पर अब उत्पाद का बनना बंद हो जाता है, ऐसा अभिकारक सीमांत अभिकारक या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। इसमें से मैं किसको हटाऊं तो अभिक्रिया बंद हो जाएगी? ऑक्सीजन को हटाऊं या मेथेन को हटाऊं? लिमिटिंग कौन हो सकता है? पहली चीज पे फोकस करो, जिसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है? जिसकी मात्रा कम होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन अपन ने ली है जलाने के लिए,
तो क्या ऑक्सीजन कम मात्रा में है? ऑक्सीजन कभी कम मात्रा में नहीं होता है, ऑक्सीजन हमेशा आधिक्य में होता है। वातावरण में देखिए ऑक्सीजन कहाँ है, हमेशा आधिक्य में पाया जाता है, तो इसलिए ऑक्सीजन यहां पर लिमिटिंग नहीं होगा। लिमिटिंग क्या होगा, मेथेन। क्या होगा, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, यहां पर मेरे को जलाने के लिए मेथेन को लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, जलाने के लिए मेथेन को लाना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन अपना रंग दिखाएगी। वरना ऑक्सीजन को लेना देना क्या है, वो तो अपन श्वास में ले रहे हैं आराम से, उससे वो तो अपने श्वास के काम में आ रही है। यहां पर मेरे को लाना पड़ेगा मेथेन को, तब जाके ये रंग दिखाएगी, तब जाके ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अगर मैं इसको यहां से हटा लूं तो अभिक्रिया बंद, जल बनना बंद, कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद। तो कम मात्रा में भी कौन है, मेथेन है, और लिमिटिंग भी कौन है, मेथेन है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मेथेन अपन ने क्या लिया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, मेथेन, सीमांत अभिकारक। ये हो गया अपना मामला क्लियर। तो भाई आप क्या सीखे इस चैप्टर में, लगभग मुझे लगता है कि अगर आपने सारी क्लासें ली हैं मेरी, तो आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए मोल कंसेप्ट का, आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हो। इतनी इजी वे में अपन ने कॉन्सेप्ट निकाले। ये लगभग छठी क्लास है अपनी मोल कंसेप्ट की, और इसके बाद भी अपन क्लासें लेते रहेंगे मोल कंसेप्ट पर। मगर अब क्लासें होगी, सारे कॉन्सेप्ट तो सीख लिए अपन ने, अब क्लासें होगी केवल क्वेश्चंस पे। ठीक है, इनके तरह तरह की वेराइटी के क्वेश्चन जो नीट आईआईटी में पूछे जाते हैं, उन पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी चालू करने जा रहा हूँ, उस पर आपको मैं क्वेश्चन सीट अवेलेबल करवाऊंगा। वहां पर आप क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर, जो आपका दिमाग खोल के रख देंगे। तो यहां पर सीमांत अभिकारक क्या हो गया, मेथेन हो गया। ठीक है, 6 क्लास में अपन ने इस चैप्टर का निचोड़ पूरा देख लिया, सिर्फ 6 क्लास में। मोल कंसेप्ट कभी भी 6 क्लास में खत्म नहीं होता, मगर अपने को उसने बहुत ही स्विफ्ट एंड शॉर्ट तरीके से, जितना जरूरी है अपने को मोल कंसेप्ट में चीजें पता रहनी, वो सारी चीजें अपने को पता है। कैसा भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का आ जाए, अपन उस 6-7 क्लास में, 6 क्लासों में अपन उस सारे क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होगा। ठीक है, और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन 6 क्लासों के आपके मैक्सिमम 7 या 8 पेज के नोट्स बनेंगे, उससे ज्यादा आपके नोट्स बनने वाले हैं नहीं। और 7 या 8 पेज को रिवाइज करने में कितना सा टाइम लगता है आप बताइए, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट, इतना ही। अगर आपने उसको पढ़ा है तो 10-15 मिनट आपको, तो पूरा एक चैप्टर मात्र 15 मिनट में क्लियर होगा आपका। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, और अपन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको भी बहुत ही इजी तरीके से मैं उसके कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके अपन जितनी भी चीजें पढ़ी उनके लगभग सबके क्वेश्चन अपन ने एक एक क्वेश्चन लेकर देखा है। अगर फिर भी कहीं भी क्वेश्चनों में आपको अटकाव है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। उसका जितना भी डिस्क्रिप्शन दे सकूंगा, उसका विवरण जितना दे सकूंगा मैं आपको दूंगा, और आपका क्वेश्चन क्लियर करवाने की कोशिश मेरी रहेगी। तो ठीक है, तो विदा लेते हैं आज की क्लास में, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स, गुड लक।